नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति यानी कि एक्स उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आनन फानन में ले लिया गया। ये अभी तक भी एक अनसुलझी गुत्थी ही बना हुआ है कि आखिर उनका इस्तीफा क्यों लिया गया। जो आंख के तारा हुआ करते थे वो आंख की किरकिरी आखिर कैसे बन गए, उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन कैसे ये आने वाला वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो कैसे गले की फांस इस सरकार के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, इसकी बात आज हम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सामना मुखपत्र जो है शिवसेना यूबीटी का, वहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और उस लेख में ये कहा गया है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यानी कि एनडीए के कुछ सांसद जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इंडिया के पक्ष में, इंडिया के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो वोटिंग कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसमें चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं जिनका नंबर सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है वो जो दो बैसाखियां हैं उनमें से एक है वो, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा एक तरह से हम ये कह दें कि घात लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात रेवंत रेड्डी से लगातार हो रही है। वो जब एसआईआर आया था उससे वो नाराज थे और उसके बाद अभी जो एक बिल लाया गया था जहां पर 30 दिन के अंदर के बाद अगर कोई भी जेल में रहता है, कोई मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से सरकार का तानाशाही रवैया है उसको लेकर बीजेपी के भी कुछ सांसद और एनडीए के भी कुछ सांसद बेहद नाराज हैं और उन्हें एक सुनहरा मौका दिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, जिसमें वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। ये जाहिर सी बात है कि एक सीक्रेट वोटिंग होती है। और अगर आप सोचिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो जैसे राहुल गांधी ने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मुंह दिखाने के काबिल मोदी जी नहीं रहेंगे। मोदी जी की पोजीशन लगातार अपनी पार्टी में, लगातार सरकार में और इसके अलावा भी हम ये देखें कि लगातार कमजोर ही होती हुई नजर आ रही है और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। जो यात्रा निकाली गई वो यात्रा किस तरह से बेहद कामयाब रही और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला। तो अब आप देखिए मोदी जी अपनी माता जी को सामने लेकर आ गए हैं, वो फिर से वही सियासत कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, गालियों को गिनवा रहे हैं, यानी कि जनता के किन्हीं मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। अगर उनके लिए कुछ मायने रखता है तो सिर्फ वो, उनकी शख्सियत, उनकी गद्दी, सिर्फ यही उनके लिए मायने रखता है। बाढ़ से पंजाब से लेकर तमाम जगहें जो है वो ग्रसित है, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे गालियां दी गई, मेरी माता जी को अपमानित किया गया, इसलिए पूरा देश जो है उठ खड़ा हो जाए, सड़कों पर आ जाए, सड़कों पर आकर वो आंदोलन करे और बिहार बंद की बात तो कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लगातार ये खबरें तो हैं ही कि चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे की ताजपोशी कराना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं सीएम से आगे बढ़कर पीएम की तरफ बढ़ रही हैं। तो क्या कोई ऐसा समीकरण बैठ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी तरह का ऑफर दे दिया जाए और फिर चंद्रबाबू नायडू वो खेल कर दें जिसकी को लेकर अलग अलग तरह की बातें जब से वो एक बैसाखी बने इस सरकार की तब से कही जा रही हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर जो सख्त अल्फाज में उन्होंने चिट्ठी लिखी और अपने एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा चुनाव आयोग को, और जो बिल जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो पास नहीं हुआ है, जेपीसी को चला गया है, उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल जिसका जिक्र इस सामना के इस लेख में किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव। यूं तो वो एक बहुत छोटा सा चुनाव था, लेकिन आप ये देखिए उस छोटे से चुनाव में ये साफ तौर पर पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हैं और अब नरेंद्र मोदी और शाह का जो डर था वो डर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वो डर जिसकी वजह से कोई उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाता था या फिर कुछ बोलता नहीं नजर आता था, अब वो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल रही हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी के अपने न्यूनतम स्तर पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। उनको ये पता है और अब आरएसएस बीजेपी को ही पता चल गया है कि मोदी जी के नाम पर अब उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। और ये भी आप इसको इस तरह से भी समझिए कि अभी तक भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष चुना जाना था वो अध्यक्ष भी नहीं चुना
चुना गया है, तो बहुत ऊहापोह की स्थिति जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव है साफ तौर पर बताता है, आपने देखा होगा राजीव प्रताप रूढ़ी से जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था तब राहुल गांधी ने कैसे पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने उनके से हाथ मिलाया था, और जीतने के बाद फिर वही पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। तो खुली चुनौती एक तरह से, और उस खुली चुनौती में पूरी तरीके से पस्त हो गए शाह और मोदी की ये जोड़ी, और अब अगला नंबर लग रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव का हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि जगदीप धनखड़ से जुड़ी हुई है। जगदीप धनखड़ ने 42 दिन के बाद आखिरकार उपराष्ट्रपति का जो बंगला है उसको खाली कर दिया, लेकिन वो खाली कर अपने किसी निजी घर या फिर जो उनको अलॉट होने वाला है उसके इंतजार में कहीं और नहीं गए हैं, बल्कि अभय चौटाला के फार्म हाउस में वो गए हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अभय चौटाला उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास वो ताकत है, और क्या फिर जगदीप धनखड़ क्या कोई बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, क्या वाकई में वो अपनी स्पाइन दिखा पाएंगे जिसकी उम्मीद तमाम लोग कर रहे थे जब उनके से जबरदस्ती अपमानजनक तरीके से उनका इस्तीफा लिया गया था। आखिर उन्होंने चौटाला को ही क्यों चुना है, क्या ये कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग है जो जगदीप धनखड़ कर रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज की होने वाली है, और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आई ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। पुष्पेन जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ राजशेखर जी भी जुड़ गए हैं, और आंध्रा से वो आते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। रविंद्र जी को भी जुड़ना था, इंतजार में करे हुए आए, तो उनसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन पुष्पेन जी, इस बीच आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जो मुखपत्र में लिखा गया है सामना के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाला उपराष्ट्रपति का चुनाव वाकई में एक मुश्किल घड़ी साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी के लिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये देखिए कि जिस दिन चुनाव है उससे एक दिन पहले डिनर डिप्लोमेसी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के जो सांसद हैं उनको बुलाया है डिनर के लिए अपने आवास पर। तो आप इससे समझिए कि नर्वसनेस तो है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो विपक्ष के यानी कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके सांसदों से, उन सब से भी जो राब्ता कायम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से परेशानी को अब बढ़ाता तो है बीजेपी की। देखिए बुशरा जी, निश्चित रूप से जिस तरह की किरकिरी जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद हुई है और अब वो बाहर निकले हैं और एक तरीके से मध्यावधि चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए हो गया, नहीं तो 2027 तक इनकी टर्म चलनी थी। तो ये चुनाव और इसमें जैसा कि आपने बताया अपनी भूमिका में कि भाई इसमें पार्टी की व्हिप जारी नहीं होती है, यानी कि सभी और सीक्रेट मतदान होता है, कोई किसी का मतदान किसको कर रहा है ये देख नहीं सकता। और जो है कोई भी व्यक्ति यानी कि जो सांसद हैं, इसमें सांसद ही होते हैं, जो कॉलेज का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही होते हैं, जो करंट सांसद है। तो ये किसको के पक्ष में कौन वोट कर दे इसका कोई पता नहीं चलेगा। और जिस तरीके से पिछले 11-12 सालों में मोदी जी ने खुद अपने ही सांसदों को बेइज्जत करने का, मंत्रियों को बेइज्जत करने का, अपमान करने का काम किया है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, तो काफी इसको कहते हैं अंग्रेजी में देयर आर कोर्स टू सेटल। काफी लोगों के मन में जो है ये बात है कि किसी न किसी तरीके से गुजराती लॉबी को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। अब इसमें जीत होगी या नहीं होगी इस प्रश्न से पहले अगर क्रॉस वोटिंग भी बड़े पैमाने पे हो जाती है तब भी भारी किरकिरी जो है इस सरकार की होगी, और मोदी शाह की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं तार तार होती नजर आएगी। क्योंकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं आपने अक्सर देखा होगा कि ये खुद ही अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग विपक्ष के सांसदों की करवा ले जाते थे कई मामलों में, बिल पास होने में
या और सब चीजों में। तो इसमें अब जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि क्रॉस वोटिंग इनके खिलाफ होने की संभावना है। पहली बात, अगर ये हो गया तो इनका जो है, जो इनका जो वकार है या इनका जो एक रुतबा है, वो कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश चला जाएगा, विपक्ष में सांसदों में चला जाएगा कि इनकी अब वो बात नहीं रही है। तो वहीं से लीडरशिप के अंत की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, अगर विपक्ष का विपक्ष का उम्मीदवार जीत गया, फिर तो इस देश की राजनीति में हड़कंप मच जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि ये जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं अल्पमत की सरकार है। वैसे भी बैसाखियों पर टिकी हुई है और वो बैसाखियां भी अब इसका इनका साथ नहीं दे रही है। तो विपक्ष हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव लिया है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू कैंप की हो सकती है, क्योंकि वो कैंडिडेट भी जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। जिस तरीके से एक स्पेशल पैकेज वो चाहते थे, आज तक तो स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए मिला नहीं है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू को ये भी डर सता रहा है कि ये 30 दिन वाला जो लाए हैं, ये मुझे ही काबू में करने के लिए लाए हैं कि 30 दिन में जेल होने के कारण जो है तुरंत इस्तीफा हो जाए, ऐसा जो बिल लाया गया है। हालांकि अभी वो पास नहीं हुआ है, लेकिन मंशा इनकी मेरे ऊपर ही एक शिकंजा कसने की है या मुझे संदेश देने की है, या विपक्ष के अन्य लोग जो बागी हो सकते हैं उसकी है। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को इस आपदा में अवसर ढूंढ लेना चाहिए, और विपक्ष को भी चंद्रबाबू नायडू को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे अपने जो है सारे अस्त्र इस्तेमाल करने चाहिए। और यहाँ तक उनको जाना चाहिए कि भाई चंद्रबाबु नायडू जी, वक्त आ गया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जो है इधर आ जाओ, और आपको हम बड़ा पद भी ऑफर कर सकते हैं। इसके लिए, इस सेक्रीफाइस के लिए भी जो है विपक्ष को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज भी बड़ा पद तो उनके पास है नहीं। तो कम से कम यदि चंद्रबाबु नायडू को ये कह दिया जाए कि आंध्रा की अस्मिता के लिए और उपराष्ट्रपति, उसके बाद हम आपको भी प्रधानमंत्री तक का पद ऑफर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी एक जो है हरकंप इस देश की राजनीति में आ जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, तो उनको बहुत बड़ा चार्म तो है नहीं, और वो तो छोटे प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं। वो तो जब ये 40-42 सीटें होती थी लोकसभा की, पूरा ज्वाइंट आंध्रा था, उसके मुख्यमंत्री रहे। एनडीए और उसके संयोजक वगैरह भी रहते थे, बड़े पदों पे वो रह चुके हैं। इसलिए उनको बहुत चार्म नहीं है, वो अपने बेटे को वहां की सत्ता सौंप करके और केंद्र में आ सकते हैं। तो 16 वो हो गए, और बाकी और भी कई लोग नाराज हैं। जैसा कि हमारी जानकारी में नीतीश भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, नीतीश को पार्टी टूटने का खतरा रहता है। तो ये बहुत बड़ी एक घटना हो सकती है। और इसमें एक अग्रिम भूमिका जो है ये जो अपने उपराष्ट्रपति है, जो अब लग रहा है कि चौटाला जी की शरण में, या चौटाला जी के अभय चौटाला जी के मकान में जाने के बाद अपने आप को कुछ थोड़ा सा स्वतंत्र पाए या उस दबाव में ना पाए, इनको भी हिम्मत करके आगे आना चाहिए। और चुनाव से, उपराष्ट्रपति चुनाव जो 9 सितंबर को, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे देश को बताना चाहिए कि किस दबाव में इनसे इस्तीफा लिया गया। और अपील भी इनको करनी चाहिए राहुल गांधी और विपक्ष के साथ जुड़के कि भैया, उपराष्ट्रपति पद जिससे तुम्हें बेइज्जत करके हटाया गया, कम से कम उस पद पे दोबारा से आप मोदी के कैंडिडेट को ना जीतने दें, क्योंकि आप सारी चीजें इस जो है अपने करियर में प्राप्त कर चुके, तो अभी आपको किसी किस्म का भय भी नहीं होना चाहिए। 74-75 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को भी इसमें मजबूत तरीके से आगे आना चाहिए। लेकिन स्थिति निश्चित रूप से जो एनडीए है, मोदी शाह के लिए घबराने वाली है कि भैया ये कुछ भी इस चुनाव में हो सकता है। जी। जी, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है और इसी का डर सता रहा है, इसलिए डिनर डिप्लोमेसी भी की जा रही है। वो नर्वसनेस जो है पूरी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है। सवाल ये है जगदीप धनखड़ क्या कुछ कर सकते हैं? हालाँकि इसको लेके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, बहुत सारी बातें लगातार तैरती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें सूत्रों के हवाले से भी आती रहती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये एक जिज्ञासा तो बनी रहती है कि वो शख्स जो राज्यसभा में सभापति, उपराष्ट्रपति थे, जो लगातार लेक्चरिंग करते हुए नजर आते थे विपक्ष को, और लगता था कि वो तो पता नहीं मोदी जी के कितने करीब हैं और किस तरह की उनकी कुर्बत होगी, अचानक से उनको अपमानित करके हटा दिया जाता है। तो कुछ तो राज हैं जिन राज से
खुद जगदीप धनखड़ ये पर्दा उठा सकते हैं, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से पत्रकारों को तो उस तरह की खबरें मिलती नहीं हैं जैसे पहले मिला करती थी, और वो अपने बलबूते पर उस तरह की बातें जो है वो कहा करते थे। रविंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र जी को जाना भी है इसलिए उनको मैं शामिल करूंगी। रविंद्र जी, सवाल यही है जो जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल है, और जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो कोई बड़ा कोई पर्दाफाश कर सकते हैं, क्या किसी रैली को संबोधित कर सकते हैं? आखिर उन्होंने अभय चौटाला के फार्म हाउस को ही क्यों चुना है? ऐसा तो है नहीं कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है। क्या उनको लगता है कि वहां उन्हें वो सिक्योरिटी मिल जाएगी जिसका डर उन्हें सता रहा है? और आखिर इतना डर क्या है उन्हें? क्या उन्हें जान का खतरा है? जी नमस्कार। देखिए, जगदीप धनखड़ की जिंदगी की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और उनको ताउम्र दिल्ली पुलिस की सुरक्षा रहेगी जब तक वो है। तो जाहिर है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब सरकार की है तो वो लोग पूरी तरह से उसका देखभाल करेंगे। जहाँ तक उनके चौटाला के घर पर जाने की बात है तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ हम लोग आप देख चुके होंगे कि कितना अच्छा इनका ताल्लुकात रहा है परिवार का। और क्योंकि उनका जो फ्लैट है दिल्ली में वो इंडिया गेट पे है और वो फ्लैट है, घर नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट विला नहीं है। और उसमें लिफ्ट तो है लेकिन कॉमन लिफ्ट है, वो आपको शेयर करनी पड़ेगी। फिर वो एरिया उनका वॉक करने का जो है वो भी कॉमन है, कहीं ग्राउंड नहीं है, गार्डन उस इलाके में नहीं है। बहुत महंगा इलाका है वो सागर अपार्टमेंट्स का, लेकिन उसमें गार्डन्स नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग है भीड़ भाड़ वाली। तो कॉमन एरिया आपको शेयर करना पड़ेगा सागर अपार्टमेंट्स में आप रहेंगे तो। प्लस उससे भी बड़ी बात है कि वो घर अभी उनके पास नहीं है, वो घर अभी उन्होंने सबलेट किया हुआ है, मतलब लीज किराए पे दिया है, तो कोई और उस घर में रहता है। अब हो सकता है खाली करा लिया हो। अब वहां पर क्यों गए? क्योंकि एक तो सवेरे जो उनकी सेहत है उसके हिसाब से उनको वॉक करने की जरूरत है, तो फार्म हाउस बड़ा है और वहां वो आराम से घूम फिर सकते हैं। दिल्ली में ही है लेकिन दिल्ली से बाहर है, उसका जो साफ सुथरा है। फिर प्राइवेसी की जहाँ तक बात है तो वो बहुत प्राइवेसी है उसमें। घर में वही व्यक्ति घुसेगा जिसको कोई चाहेगा। बड़ा फार्म हाउस है, 2 गेट्स हैं, लेकिन बड़ा जैसे आप समझते हैं कि बड़े जो घर होते हैं उनको अंदर आने जाने का। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, अब उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो खबरें हैं वो मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से हमको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का खतरा हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो वो उन्होंने वहाँ पर उनको कोई वैसा शायद महसूस हो रहा होगा कि वो सेफ। ये सेफ तो वैसे है ही, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन उनको अपनी प्राइवेसी की ज़्यादा ज़रूरत थी सेफ्टी के मुकाबले में, तो उन्होंने इसलिए उस इलाके को चुना। तो ये लेकिन जैसे रविंद्र जी, हमने एक और बात जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि जब इस्तीफा लिया गया था तो मोदी शाह की साजिश बोला था अभय चौटाला ने, तो ये क्या पॉलिटिकल पोजिशनिंग नहीं कर रहे हैं जगदीप धनखड़ वहां जाकर, ये बताने की कि हम किस कैंप का हिस्सा हैं? जगदीप धनखड़ किसी तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग करने के लिए अभी ताकत नहीं रखते हैं। अब वो अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं और शांति ढूंढ रहे हैं। अगर उनके अंदर किसी तरह की पोजीशनिंग करने की हिम्मत होती या वो कर पाने की स्थिति में होते तो लंबा समय उनके पास था। और आजकल तो आपको कुछ करना नहीं है, एक वीडियो कहीं से भी आप जारी कर दीजिए, ना कोई प्रेस को बुलाने की जरूरत है, ना आपको उसके लिए कोई प्रेस रिलीज भेजने की जरूरत है। आजकल तो आप आसानी से कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति के आजकल देखें ना, सूत्र भी बहुत हैं, सूत्रों के थ्रू भी आप कुछ भेज सकते हैं। लेकिन वो उस तरह की उनकी कोई पोजीशन है मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। वो कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सरेंडर कर दिया है। ये तो अभय चौटाला या उनके परिवार के साथ उनके ताल्लुकात थे तो वहां पर वो चले गए, उससे बेहतर उनके लिए शायद कोई दूसरी जगह ना हो। दिल्ली में भी हैं और दिल्ली से दूर भी नहीं है, दिल्ली के अंदर रह के भी वो देख सकते हैं। लेकिन अभी भी जब से वहाँ गए हैं, 2 दिन हो गए, हम लोग बल्कि आपके प्रोग्राम में ही थे जब वो खबर आई थी, शायद परसों की बात है, परसों वो गए थे वहाँ पर 6:15 बजे के आसपास पहुंचे पूरी सुरक्षा के। और उसी टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे तो उनके घर में सामान उतर रहा, सामान के साथ गए। देखिए, जगदीप धनखड़ का सामान उनके इस्तीफा देने के 2 दिन के अंदर ही पैक कर लिया गया था
और उसके बाद उनके घर का सामान एक हॉल, जो बड़ा हॉल है उपराष्ट्रपति का घर के अंदर, उस घर में एक हॉल में उसको पैक करके रखा गया था। तैयारी थी 1-2 दिन के अंदर वहां से जाने की, लेकिन क्योंकि मीडिया में हो हल्ला मच गया, सरकार की किरकिरी ना हो, इसलिए उनको जाने से रोक दिया गया, शर्त पे कि वो किसी से बात ना करें, किसी से मिले नहीं। वो उन्होंने केवल बात की है बहुत गिने चुने लोगों के साथ, अपनी तरफ से इनिशिएट करके डिस्कशन, बातचीत करके, किसी का रिसीव फोन उन्होंने नहीं किया। चौटाला परिवार के साथ क्योंकि उनको पता है उनके एसेट्स कहाँ हैं, उनका बहुत बड़ा संबंध है और किस तरह का घर उनके लिए सेफ रहे, इसलिए वो लोग वहां पर गए हैं। और हमने उस दिन भी बात की थी कि देखिए कैसे दुनिया गोल है, घूम के जहां से उनकी पॉलिटिकल राजनीति की जो जीवन की शुरुआत हुई थी, घूम के वहीं आ गए। आज जहां से देवीलाल परिवार पॉलिटिक्स शुरू करी थी, हो सकता है अंतिम समय, अंतिम तो खैर हम तो चाहते हैं कि वो 100 साल जिए, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर जो अंतिम समय जो है पॉलिटिक्स के हिसाब से वो दिख रहा है कि वापस आके वहीं पर पूर्ण विराम लगेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है, जब वो शायद जनता के सामने आ सकते हैं, वो है 25 सितंबर की तारीख। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है और देवीलाल की लेगेसी को अभी हरियाणा में, हालांकि परिवार 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन चौधरी देवीलाल की जो लेगेसी है वो ओम प्रकाश चौटाला से होते हुए अभय चौटाला को ट्रांसफर हो गई है, ऐसा हरियाणा के लोग मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में 25 सितंबर को हर साल चौटाला परिवार देवीलाल का जन्मदिन मनाता है, इस बार भी मनाने वाला है। और वो एक बेसिकली शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर हमेशा रहा है, जिसमें जब बीजेपी ओपोजिशन में थी तो बीजेपी के नेता भी शामिल होते थे, अदरवाइज जो भी जनता दल परिवार के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, जनता दल हो, जेडीयू हो, जेडीएस हो, या नवीन पटनायक की पार्टी हो, ये तमाम जो लोग, फारूक अब्दुल्ला परिवार हो, ये सब लोग जो भी उस गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, ये उनका एक जमावड़ा वहां पर होता था हर साल। इस बार संभावना ये है, कंफर्म नहीं है, संभावना ये है कि अगर जगदीप धनखड़ पहली बार किसी स्टेज पर हम लोगों को दिखेंगे तो हो सकता है 25 सितंबर की रैली दिखे। 25 सितंबर की जो रैली होगी उनके दिखने की संभावना है, और वो रैली इस बार रोहतक में उन्होंने रखी है, हर साल करते हैं, तो इस बार वहां पर शायद हम लोगों को दिखने की उम्मीद, उनकी संभावना कुछ है। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर सकते हैं, उसकी मेरे हिसाब से तो ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आपको बड़ी हिम्मत उसके लिए चाहिए, उस तरह की हिम्मत तो नहीं है। लेकिन 10-15 दिन वो शायद इन लोगों के साथ रहे तो कुछ हिम्मत अपने लिए जुगाड़ पाए, और फिर 25 तारीख को कहीं वो अपना रैली जो है उसमें अगर कुछ बोल दें, अगर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी जाएं तो भी मुझे लगता है बड़ी बात होगी। लेकिन इसके अलावा अभी जो इस पोजीशन में जो है, मुझे लगता नहीं कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 5-10 साल में वो कुछ किताब लिखेंगे तो उसमें शायद हम लोगों को पढ़ने का मिलेगा, कारण क्या था। अदरवाइज तो अभी शांति है, उन्होंने अपनी की है, चौटाला के घर गए हैं तो खबरें तो जाहिर है बनी गई हैं, लेकिन 25 सितंबर पर हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन कुछ संभावना हो सकती है, कई बार आदमी जाने अनजाने में उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, तो उस दिन का इंतजार करना। बिल्कुल, और लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ बोले, मुंह खोलें, दिखे तो वो तो अलग बात है कि चलो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ बोले, कोई बात कहे, 1-2 लाइन कुछ कहे, वो देखने के लिए मिलेगा। वो जगदीप धनखड़ जो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते थे, अब ऐसे खामोश हुए हैं कि लोग उनके सुनने के लिए उनको तरस गए हैं कि कुछ तो वो बोले। मैं सुनीलम जी आपसे इजाजत के साथ मैं राजशेखर जी से बस एक सवाल में ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। राजशेखर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रबाबू नायडू, जैसे हम बात धनखड़ जी की कर रहे हैं, वैसे ही बात मैं चंद्रबाबू नायडू की भी करना चाहूंगी। क्या चंद्रबाबू नायडू इतनी स्पाइन दिखा पाएंगे कि वो आने वाले चुनाव में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, उनके लिए सुनहरा मौका है, वो कोई ऐसा बड़ा खेल कर दें? देखिए, छुपके करें या सामने करें, पता तो चल ही जाएगा कि भाई किसने क्या किया है, कहाँ वोटिंग की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं? क्या लगातार जो SIR है या फिर जो नया बिल पेश किया है उसमें चंद्रबाबू नायडू को ये डर लग रहा हो कि भाई इसमें तो मेरा भी काम तमाम हो सकता है? ये तो बिल्कुल तानाशाही रवैये पर है और ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं आगे। जी नमस्कार। साहब के बोलने से पहले बता दूं, चंद्रबाबू नायडू भी इसी परिवार के सदस्य हैं,
समाजवादी परिवार के, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोग भी उनकी रैली के मंचों पर दिखे गए हैं पहले। किरण नायडू और कई लोगों ने वहां से संबोधित किया है चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर। जी ओके बुशरा जी, आपको और सब भागीदारों को नमस्कार। आपने जैसे कहा कि चंद्रबाबू नायडू क्या अपना स्पाइन दिखा पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू अपने पत्ते तभी खोलेंगे जब उनके सामने मतलब को जेडीयू के कुछ सदस्य और एक नाथ शिंदे जैसे कोई लोग अगर एनडीए से बाहर आते हैं तो अपने पत्ते जरूर खोलेंगे। वो किसी हाल में बीजेपी से या मोदी अमित शाह के रवैये से खुश नहीं है। उनको एक अलायंस जो है वो जबरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। पहली बात तो है कि पहले अलायंस की ऑफर जगन मोहन रेड्डी के पास गई तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं बाहर से समर्थन दूंगा लेकिन एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा। तब जाकर चंद्रबाबू नायडू को मोदी और अमित शाह ने अप्रोच किया कि वो एनडीए में आए। तो उसके बाद में जो भी आपने वक्फ बिल देखा या फिर बाद में SIR देखा या संसद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा, चंद्रबाबू नायडू तो संतुष्ट नहीं है। कल 1 सितंबर को मुख्यमंत्री बनकर 30 साल कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी के चलते आंध्र प्रदेश में कुछ स्टोरीज ऐसे चलने लगी है कि वो आने वाले प्रधानमंत्री बनने के कुछ उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। खास बात यह है कि कर्नाटका के कांग्रेस के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड जी ने कहा कि अगले प्रधानमंत्री जो है वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बात कांग्रेस से आ रही है जिनके पास 100 सांसद है। मतलब राहुल गांधी अपने आप को पीछे रखकर कि चंद्रबाबू नायडू को आगे करने की बात भी शायद कांग्रेस सर्कल्स में हो रही है। इसी के चलते ये बात एक कर्नाटका के मिनिस्टर के मुंह से ये बात आई है। तो ये सब हम अगर अंदाजा लगाए तो चंद्रबाबू नायडू को अगर आश्वस्त करवाए आप कि राहुल गांधी के पास या विपक्ष के पास 280 का आंकड़ा है, वो जरूर जाएंगे। जब तक मतलब नेक टू नेक मैंडेट में वो पीछे हटेंगे, लेकिन जब आश्वस्त हो जाएंगे कि ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी और आगे चलकर 1-1.5 साल उनको अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफर भी किया गया तो 1-1.5 साल का पोस्ट उनको मिलेगा तो जरूर अपने पत्ते खोलने के लिए वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। लेकिन सुनीलम जी, क्या आपको लग रहा है इस वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद किस तरह के नतीजे आते हैं? अगर मान लीजिए कि एनडीए का भी बन गया, फर्ज कर लीजिए, और लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई या फिर बिल्कुल ऐसी नेक टू नेक फाइट हुई कि बस बचाकर ही ले गए, क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात बार बार की जा रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर, सरकार को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बाकायदा तौर पर चर्चाएं हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जो एक असंतुष्टि देखने के लिए मिल रही है एनडीए में भी, बीजेपी में भी, उसके कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, क्या आपको लग रहा है इस तरफ भी बढ़ा जा रहा है या हमें इंतजार बिहार तक के इलेक्शन का करना होगा, या आपको लग रहा है उससे पहले ही बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि जेडीयू में भी वो उस तरह की एक तरह का डिस्कम्फर्ट है और वो उनके अंदर भी ये पता चल ही रहा है, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाला इलेक्शन उनके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है और अब तो उनको बनाया भी नहीं जाएगा। और जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग जुड़े तो बिहार में तो बिल्कुल अलग ही बयार देखने के लिए मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया विश्वा जी। असल में जो तीनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने पूरी बात रखी दी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव आम तौर पर ऐसे आइडियोलॉजिकल लाइंस के ऊपर नहीं गया है। सुदर्शन रेड्डी जिस किस्म की पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं और वो जो है संविधान को लेकर के, समाजवाद को लेकर के जिस तरीके से खुल करके अपनी प्रतिबद्धताएं उन्होंने बताने का काम किया है, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने रीच आउट करने का काम पार्टी के साथ किया है, उन्हें मालूम है कि इंडिया ब्लॉक के लोग तो उन्हें वोट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जो है उन्होंने किसी के ऊपर छोड़ा नहीं है। वो हर पार्टी के वो गए, लखनऊ में गए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वो मिले हैं, सीपीआई के कार्यालय, सीपीएम के कार्यालय में गए हैं, वो जो है दक्षिण भारत के अंदर गए, अलग अलग जगह पर जा करके उन्होंने असल में इसको एक आइडियोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है।
और इसी कारण से मैं आपको बताऊं कि देश के जो तमाम सारे, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, विशेष तौर पर नक्सलवाद और माओवाद और सलवा जुडूम को लेकर के जो पूरा आरोप लगाया, और उसके बाद में जिस तरीके से 18 जो है पूर्व न्यायाधीश सामने आए और देश भर के 250 से ज्यादा ऐसे एक्टिविस्ट या समाजवादी चिंतक या जूरिस्ट वो सब सामने आए, तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो आइडियोलॉजिकल लाइन के ऊपर ये चला गया है। और ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि जिसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग माने, लेकिन इस समय एक क्रिटिकल जंक्शन के ऊपर वो पहुंचा है। अब इसके अंदर जो है जाखड़ जो है धनखड़ साहब के हाथ में बहुत बड़ा ये है। अब वो अपॉर्चुनिटी जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर डीएनए काम कर रहा होगा, पुराना मतलब डीएनए में कोई जाति के आधार के तौर पे नहीं कह रहा या जनता परिवार के आधार के तौर पर नहीं, लेकिन जिस तरीके का तेवर वो रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो अपने उसके साथ में जमीर के साथ में समझौता करके मरने के लिए वो सक्रिय राजनीति से या इतने बड़े पद से वो अलग हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अभी तक का जो उनका पास्ट है वो बताता है कि वो बहुत एम्बिशियस आदमी है, वो बहुत कैलकुलेशन वाले आदमी है। और लेकिन अब जब वो लौट गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे किनके सहारे लौटे हैं? मतलब यहाँ पर याद करना जरूरी है सतपाल मलिक जी को। और सतपाल मलिक जी जो है उनको जिस तरीके का घमंड होता था कि भाई किसान मेरे साथ में है ना, एक पूरा का पूरा समूह जो है वो मेरे साथ में है, उसी तरीके का घमंड जो है धनखड़ साहब को भी है। और उसका भी एक अपना प्रेशर काम करता है। इस बात को भी जरूर मानना चाहिए कि वो प्रेशर हरियाणा के उस सामाजिक समूह का या किसान संगठनों का वो सब भी काम जरूर करता है। तो हम तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि वो केवल इस तरीके का खुलासा केवल एजेंसीज के बारे में खुलासा करना है उन्हें। देखिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मानता कि एजेंसीज के द्वारा उनको ब्लैकमेल करके और उनको जो है मजबूरी के अंदर उनको इस्तीफा दिलाने का काम किया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इतना ही अगर वो बोल देते हैं, जैसे सतपाल मलिक जी ने बोल दिया था कि वो जो है पुलवामा के अंदर वो चाहते थे कि भाई सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाए, और वो हेलीकॉप्टर जो है सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए। तो वो जो है किसी भी तरीके से अगर वो बता देते हैं, जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा साफ बोलने की भी नहीं है जरूरत, लेकिन इतना साफ सफाई अगर हो जाती है कि इनसे जबरदस्ती जो है मतलब एक इस्तीफा लेने का काम किया है, तो उसी से बात बन जाएगी। उसी से मतलब पूरा का पूरा ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। ये तो एक बात है। मुझे लगता है कि उस के जो एक ऑप्शन है उसके ऊपर वो जरूर विचार कर रहे होंगे, और इसके ऊपर भी तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं। ये तो सभी सर्वविदित है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस समय जो नीतीश है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। नीतीश को भी ये वाली बात समझ में आ रही है, बार बार ये समझ में आ रही है कि कोई भी पार्टी जो एनडीए के साथ में रही है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ रही है, उस पार्टी को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। एक तरफ से हर पार्टी के साथ में इनका एक ही जैसा इनका वर्ताव होता है, और ऐसे समय में जबकि बहुत कॉर्नर हो गए हैं नीतीश कुमार, तो उनके साथ भी यही होने वाला है। इसमें कहीं कोई दो राय जो है वो हो नहीं सकती। मतलब जो बात पब्लिक डोमेन में है वो निजी तौर पर उनकी जानकारी में है। उस दबाव के अंदर और उनका तो संबंध जो है सब लोगों के साथ में है ही है। इंडिया ब्लॉक अगर कहा जाए तो उसका असल में उसके जो शिल्पकार थे, उसका जो गठन करने वाले थे, जो शुरुआती दौर में जिनने बड़ा योगदान किया, वो तो नीतीश कुमार रहे ही हैं। तो वो एक दूसरा ऑप्शन काम कर रहा। और तीसरा जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर मैं आपसे कहूंगा कि जब सरकार बनी नहीं थी, सरकार बन रही थी, उस समय भी इस ऑप्शन के ऊपर काम हुआ था कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो तो बाकायदा संयोजक रह चुके हैं। और जो है संयोजक रह करके उन्होंने बाकायदा एक मोर्चे को लीड करने का काम किया है। तो उनके सबके साथ में निजी संबंध है, सबके साथ में उनके व्यक्तिगत संबंध है, और वो पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। अब इसमें एक और फैक्टर आता है, और वो फैक्टर मुझे लगता है कि जो इस समय जो आप वातावरण देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं
वो एट प्ले हैं। मतलब जिस तरीके से आपने देखा कि ट्रंप जो है वो एकदम पीछे हाथ धोकर के मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब 30-35 बार बोल चुके कि भाई मैंने ही कराया है सब कुछ। और पहले अडानी का ऊपर केसेस, अब अंबानी को वहां पर जिस तरीके से रोका गया है, तो एक वो भी दबाव एक काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स मिल करके इस चुनाव को बहुत ज्यादा दिलचस्प भी बना रहे हैं। और जो है इसके अंदर कुछ भी नतीजे निकल सकते हैं, ये बात मैं आपसे जरूर करूंगा। बस ये है इसमें मुझे लगता है कि शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका है। शरद पवार ओके। क्योंकि सबसे पहले जब शुरू हुआ था, तो मैं क्योंकि उस समय यात्रा में था, और जो है तुषार गांधी जी का नाम आया। तुषार गांधी जी से जो है मैं क्योंकि साथ में दौरा कर रहा था, तो उन्होंने जो है शरद पवार जी ने बातचीत की, कई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बातचीत हुई। और फिर जो है अचानक जो है सुदर्शन रेड्डी जी का नाम आ गया, और वो अचानक फाइनल हो गया। और वो फाइनल इस आधार के ऊपर हुआ कि जो दक्षिण भारत के राज्य जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, और जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, और विशेष तौर पर ये जो 130वां जो अमेंडमेंट की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जा रही है, तो वो एक सभी मुख्यमंत्रियों के सिर के ऊपर वो तलवार लटक रही है। तो वो भी एक हो सकता है कि वो एक बड़ी व्यापक जो है दक्षिण भारत की एकजुटता, जिसको लेके आप बार बार सुनते रहे हैं, वो भी एक ऑपरेट कर सकती है। और ये जो है नतीजा बिल्कुल आश्चर्यजनक हो सकता है, जी। जो कि पहले दिखाई ना दे, जो कि चुनाव के समय ही दिखलाई दे। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो वोट चोरी करने के मास्टर हैं, जो 50-50 करोड़ में एक एक विधायक को खरीदने के मास्टर हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मैनिपुलेट कर लेते हैं कि जस्टिस लोया का केस पे कुछ नहीं होता, मालेगांव के केस के अंदर कुछ नहीं होता, तमाम सारे केसेस में कुछ नहीं होता, तो उनसे मुकाबला करना तो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जी। इंडिया ब्लॉक जो है वो इस स्थिति के अंदर आ रहा है कि लोगों के बीच में भी, और जो लोग असल में पॉलिटिक्स के अंदर मैटर करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को एक तरीके से मैनवर करते हैं, जिन लोगों की सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर है, वो लोग भी अब फिंगर क्रॉस्ड हैं। मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ जो है अभी बदलाव देखने के लिए हमें मिल सकता है। जी। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बातें कही हैं और पूरी एक तरह से सबको आपने खोलकर अच्छे से समझा दिया है। पुष्पेन जी, मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का ये कॉन्फिडेंस क्यों आपको इतना ये नज़र आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मोदी की गिरती पॉपुलैरिटी, जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ, उससे ये पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ने इस पे और मोहर लगाई कि बीजेपी में ही 2 फाड़ हैं, एनडीए तो आप छोड़ ही दीजिए। एनडीए के भी जो घटक दल हैं, उनके कुछ नेताओं ने जब एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, वोट चोर गद्दी चोर, जब पार्लियामेंट में नारे लगे, तो उन्होंने जाकर बाकायदा तौर पर इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को थैंक यू कहा कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो लोकसभा इलेक्शन के बाद लगा कि मोदी कमजोर हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा आप कमजोर हो गए हैं और उससे कहीं ज्यादा इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया है? नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि इंडिया गठबंधन लगातार जो पहले तो चुनाव के जो रिजल्ट आए थे 2024 में, और उसके बाद इनकी भारी किरकिरी हुई थी, अल्प मत में ये आ गए थे 240 सांसदों में। तो जोड़ गांठ करके किसी तरीके से ये सरकार बनाने में तो सफल रहे। लेकिन इसके साथ आपने ये देखा होगा कि जो दक्षिण के राज्य हैं, उसका उनका भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि दक्षिण के राज्यों के ऊपर एक तलवार और लटकी हुई है, और जिसकी वजह से दक्षिण के राज्य बहुत ज्यादा इनसे खफा भी चल रहे हैं, और वो है डिलिमिटेशन। जो परिसीमन जो है होने वाला है 1-2 साल बाद, उसमें दक्षिण के राज्यों को यह आशंका है कि हमारी लोकसभा की सीटें जो है रिलेटिवली घटा दी जाएंगी, और हमारी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में भी कई बार उठाया जा चुका है, और स्टालिन और बाकी लोग भी इसको उठाते रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, एक जीएसटी वाला मामला भी
मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम उसी पोजीशन पे रखिए आप इसको, मुझे डिस्टर्बेंस आती है। आप म्यूट अच्छा, ही ओके रखेंगे तो ओके, पूरा ठीक 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 है, है। ठीक है। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण इश्यू ये भी है कि जीएसटी वाला मामला जो आया है कि जीएसटी के हम रेट्स वगैरह कम कर रहे हैं, इसमें भी राज्यों में बहुत ज्यादा चिंता है कि कहीं पहले ही जो है हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बहुत नैरो हो चुकी है, और हमारे जो टैक्सेस हैं उसमें जो हमारा शेयर है वो कम होता जा रहा है, और हमें सेस के माध्यम से ये सरकार जो है इकट्ठा कर रही है काफी बड़ा अमाउंट, और वो उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं होती है, तो ये भी एक कंसर्न है कि भाई इसमें भी होगा। और जो ये 30 दिन के अंदर गिरफ्तारी और उसके बाद पद से जाना, ये भी एक कंसर्न है। इसके ये तो है नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव चीज ये है कि दक्षिण से अगर चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में ये बात आ जाए जो हमारे जगदीप धनखड़ जी के दिमाग में नहीं आ रही, कि कहीं ना कहीं भाई मेरा भी लास्ट ही आ रहा है भाई, अब इसके बाद जो भी करो जगन मोहन रेड्डी फिर आ जाएंगे, फिर उसके बाद 10 साल बीत जाएंगे तो कौन पूछ रहा है। तो भैया लास्ट एक चांस है, क्यों ना मैं ऊपर की गद्दी की तरफ छलांग मार दूं, यानी प्रधानमंत्री की गद्दी। और एक बात और भी दर्शकों के लिए बता दूं कि चंद्र बाबू नायडू इनकी बैसाखियों पे आंध्र प्रदेश में नहीं है, इनके किसी उनके विधायक की आवश्यकता उनके समर्थन के लिए नहीं है, तो वो एक छलांग वहां की तरफ जो है लास्ट में मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से, और एक ये जो नीतीश कुमार जी वाली है, उनकी तो पार्टी टूटने की बात बार बार आती रहती है। और जगदीप धनखड़ जी के लिए तो हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई जगदीप धनखड़ जी जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर चुके, आपके नाम पे जो एक आपके अपमान आपका किया गया है, तो आपको अब चुप बैठ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आप सुरक्षित भी हो गए हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा डर भी था कि भाई आप जो है कोई और ऐसी बात होगी, तो आप फार्म हाउस में चौटाला जी के, अभय चौटाला के पास जा करके सुरक्षित हो गए। आपको डर हो तो वहां 1000-2000 लड़कों को वो तुरंत भेज सकते हैं। आपको देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए कि किस तरह के लोग सत्ता में बैठ गए हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, रंगा बिल्ला स्टाइल में काम करने वाले हैं, जिनका गोधरा कांड से लेकर के जस्टिस लोया से लेकर के और हरेन पांड्या और तमाम संजीव भट्ट और तमाम केसेस की फहरिस्त है, और जिन्होंने आपके समाज के यानी जाट समाज के, किसान समाज के, चाहे वो जाट आरक्षण का मामला हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, किसानों को किस तरीके से ट्रीट किया गया और अग्निवीर थोपा गया, ये सारी चीजों का हिसाब किताब बराबर करने का, और इनसे सबसे बड़ा आपका खुद का व्यक्तिगत जो अपमान, आपका करियर चल रहा था 2027 तक, आप शान से वहां बैठे रहते उपराष्ट्रपति के रूप में, और सतपाल मलिक जी का अपमान हुआ, तो ये तमाम अपमान इन्होंने किए हैं। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये आपका कुछ बिगाड़ सके, पहली बात। दूसरा, ये जो है आपको कुछ दे सके या कोई और कुछ आपको दे सके, तो इसलिए आपको राहुल गांधी की जो ये वोट चोरी वाला मुहिम है, इससे भी जुड़ना चाहिए, और उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी ताकत लगा करके इनको हराने का काम करना चाहिए, और 1-2 दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके खिलाफ पूरा माहौल बना देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो चिट्ठी जारी करे, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। आप दिखाई दो कि भैया आप जिंदा जाट हो, कम से कम जो है ना उस तरीके से दबे हुए कुचले हुए, वो जो कहावत इनके नाम पे चली थी कि जो है झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं है। डरा हुआ जाट तो जाट ही नहीं माना जाता, इससे भी बड़ी मैं बात कहता हूँ, डरा हुआ जाट घर के मत जियो, आप मजबूती से शेर की तरह खड़े हो जाओ और अपना खूंटा गाड़ दो कि भैया इन्होंने बदनामी करी, अपमान किया, तो मैं भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे आऊंगा। ये इनको करना चाहिए। तो स्थिति बहुत अच्छी जो है मोदी शाह की नहीं है। और एक अंतिम बात, गडकरी को और इन्होंने नाराज कर रखा है, क्योंकि पिछले दिनों गडकरी के एथनॉल वाले मामले में इसके बेटे की बहुत ज्यादा किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर। जी जी, बिल्कुल। और मेरा वो जो एक अलग है मामला है। आपसे बुशरा जी मेरा जी, जी, अनुरोध जी। ये है कि पुष्पेंद्र जी की क्लिप जो है वो कैसे धनखड़ जी के पास पहुंचे। अगर इनकी क्लिप पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि कुछ उसका असर हो सकता है, उसका कुछ इंतजाम जी। करे डीवी लाइव। एक जी, एक बिल्कुल। एक देखिए, बात जोड़ हम ये दूं, कोशिश कर आज सकते हैं कि आज खुलकर यहाँ एक पर बात और पुष्पेंद्र जी जोड़ रहा हूँ, बोलें। एक छोटी सी जी, जी। एक बात और जोड़ रहा हूँ। आज ही राजस्थान से एक सांसद आते हैं कांग्रेस के, उनको मैंने सुबह फोन किया। अरे मैंने कहा महाराज हुँ। हमारे संपर्क में तो है नहीं, आपके संपर्क में हो तो जाके कह दो कि ये फलीसी फोड़ दें, अब आपके पास और कुछ नहीं है, जुबान है उसको खोल दो।
अब भी कुछ भला हो सकता है। मैंने आज वोट किया, देखते हैं क्या असर होता है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हो सकता है कि रविंद्र जी कुछ और मदद कर दें। रविंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए जो सुगबुगाहट है और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर शायद कभी इतनी चर्चाएँ नहीं हुई। विपक्ष जिस तरह से बैकडोर एक्टिव नज़र आ रहा है, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो एक्टिव हुआ है इतना, उसमें आपको लग रहा है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ कुछ तो ऐसा लगा है जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। कोई तो ऐसी कॉन्वर्जेशन है, कोई ऐसी बातचीत है जो सीक्रेटली हुई है, जिसकी वजह से जो ये कॉन्फिडेंस है खासतौर पे कांग्रेस का, वो साफ तौर पर दिख रहा है। बुशरा जी, यूनिटी जो है ना, यूनिटी, उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है किसी इंसान के भीतर ताकत पैदा करने का। और वो यूनिटी साफ तौर पर हम लोगों को दिखती है, और खास तौर पर पॉलिटिकल यूनिटी जो है। अब देखिए, ये ऐसा गठबंधन बना है, इसके पहले भी हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के ढेर सारे गठबंधन देखे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, वो एक इम्पेकेबल तरीके से काम कर रहा है, जिसमें कोई दरार दिख नहीं रही है। कोई भी इशू हो, उस पर एक साथ, एक मत में, एक आवाज में बात करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और खास तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए। क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब उनको एल्योर किया जा सकता है, उनको, और जिस तरह की पॉलिटिक्स अब है, वो हमने देखा भी है कि उनको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, डराया जा सकता है, या उनको लालच दिया जा सकता है, लेकिन वो सब हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है एक तो वो बात। दूसरा, फिर 10 साल का वक्त तो लगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से अलावा राहुल गांधी ने एक अपनी टीम सेटअप कर ली है, और वो टीम जो है वो इस तरह की टीम है जिसमें रिसर्चर भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, पार्टी को मार्गदर्शन करने वाले लोग भी हैं, और सीक्रेसी मेंटेन करने वाले लोग भी हैं। अब हाल में 2024 के बाद जितने भी फैसले राहुल गांधी ने किए, वो फैसले देखिए आप बहुत सीक्रेटली किए गए, चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो। अदरवाइज तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में आप जिला अध्यक्ष बनाए और उसकी सूची 4 दिन पहले से लोगों के बीच में ना घूमनी शुरू हो जाए। लेकिन इस बार जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं। मतलब उन्होंने एक अपनी ऐसी टीम तैयार कर ली है जो अब भरोसेमंद है, और उनकी जानकारियां फुल प्रूफ है, लीक नहीं हो रही है। तो ये उनको अंदर कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस तो जनता के बीच से ही आता है। जिस तरह से वो यात्राएं कर रहे हैं, जो सपोर्ट उनको पब्लिक का मिल रहा है, वो अपने आप में किसी भी नेता को स्थापित करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। जो उन्होंने रहस्योद्घाटन किए हैं, अब देखिए 240 लोकसभा सीट जीती बीजेपी ने, लेकिन क्या यकीन है लोगों को? बीजेपी के जो अपने लोग हैं, जो सांसद चुनाव जीत गए लेकिन जो कह रहे थे हमारा चुनाव जीतने का कोई संभावना नहीं है, उन लोगों के लिए वे प्रत्याशित है। हरियाणा चुनाव और हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश का चुनाव, इन दोनों में एक खास बात है, दोनों चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने एक भी जगह पर कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। तो जाहिर है वो लोग भी शॉक्ड है कि जीत कैसे गए आप लोग। इतनी मेहनत करके अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो जाहिर है उसका सेलिब्रेशन तो करेगा किसी मोड में, लेकिन वो कहीं नहीं हुआ। तो बीजेपी को इस बात का अभी भी एहसास है कि चाहे वो लोग चुनाव जीत गए, लेकिन जनमत उनके साथ नहीं है। जनता का विचार, जनता का जो आवाज है, वो अभी भी विपक्ष के साथ ही है। तो ये उनको कॉन्फिडेंट बनाती है। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, और जिस तरह से लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, और उसके बाद जो यात्रा करी, और यात्रा में जो उनको जनसमूह मिला है, तो ये तमाम चीजें एक के बाद एक उनके साथ जुड़ती चली गई। और अब तो हाइड्रोजन बम की बात भी कर रहे हैं, और उस पर भी लोगों में एक कौतूहल है कि भाई ये कोई नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जो है वो बातें जो कहते हैं वो सारी हवा हवाई है। ये तो कोई नहीं कह रहा है, सब उनकी बात को सही मान के चल रहे हैं। चुनाव आयोग से सब लोग सवाल पूछ, प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये तो टाइम लगा इस काम को, लेकिन ये काम हो रहा है ना। यही तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्योंकि हम लोग भी याद कीजिए, मनमोहन की बातों का भरोसा नहीं करते थे जब वो सरकार में थे, विपक्ष की बात का भरोसा करते थे कि यार ये सही कह रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार ने कोल घोटाला किया है, 2G किया है। ये सब सवाल, इन सब सवालों पर आम आदमी का जो विचार था, वो समर्थन था, वो विपक्ष के साथ। आज विपक्ष को समय लगा, वो समर्थन, वो भरोसा उन्होंने जनता का जीता है। और ये तमाम चीजें जुड़ के जाहिर है वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को दिखता है। और अलग अलग वर्ग की अगर आप बात करेंगे तो वो नाराजगी तो उनमें है। सुनीलम जी तो बड़े एक्टिविस्ट हैं,
हर जगह जाते हैं, किसानों के साथ भी काम करते हैं, मजदूरों के साथ भी काम करते हैं। तो इन्होंने तो उस गुस्से को, उस असंतोष को बहुत करीब से देखा है, और हम लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल। कि अलग-अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, कारोबारी से लेके छात्र हो, बेरोजगार से लेके किसान हो, सब लोगों में एक जो है असंतोष तो है ही। तो वो अब थोड़ा-सा और मजबूती से रिफ्लेक्ट हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने आप को भी एक लीडर के तौर पर स्थापित कर लिया। तो तमाम चीजें मिलके एक यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का एक फेज बन के वो उभरे हैं, और उसी से शायद सरकार, देखिए प्रधानमंत्री ने कल, आखिरी बात बोल दूं मैं बुशरा जी, प्रधानमंत्री ने जी, जी, तो बिल्कुल, कल बड़ी बात, उन्होंने तो अपनी बातें कही ना कि वो उनकी माता जी के साथ क्या हुआ, लेकिन क्या उनको वो सिंपैथी मिली? वो तो सिंपैथी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी कलाकार जो है वो तो एक लिमिट तक ही उसकी परफॉर्मेंसेस को आप सराहोगे ना, उसके बाद तो आप आदी हो जाते हो कि भाई ये तो रिपीट, हर आदमी को चाहिए ना रिपीटेशन ना हो। आपकी परफॉर्मेंस में नयापन क्या है भाई? नयापन के बिना तो फिर मोनोटोनस हो जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कलाकारी। तो वो मोनोटोनस शायद हो गया, इनकी बातें वही हो रही हैं जो पहले से करते रहे कि हमको गाली दिया, ये अपमान, वो अपमान। अब ये अपमान वो अपमान हमने तो मनमोहन सिंह के मुंह से सुना नहीं कभी, उनसे ज्यादा तो किसी का अपमान इस देश में किसी ने किया भी नहीं होगा। उनके मुंह पे हम जैसे, मैं तो बड़ा जूनियर पत्रकार था, हम जैसे पत्रकारों ने ये सवाल पूछ लिया कि जी आपको तो वीक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो हमने तो बड़ी शालीनता से जवाब दिया, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है पूछने का। उन्होंने उस अधिकार का सम्मान किया। अब यही तो मामला, ये लोग अपने अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरे का अधिकार को कर्व करने की कोशिश करते हैं। पूरा झगड़ा वही। जी बुशरा। बिल्कुल वही बात कि उनकी पूरी सियासत जो है वो मैं से शुरू होकर मैं पर खत्म हो जाती है। कभी बात जनता की नहीं होती, हर बात पर काम जनता को दे दिया जाता है और अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया जाता है। वो तमाम तरह के हमारे सामने जो हैं वो कोविड से लेकर और नोटबंदी से लेकर तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मोदी जी यही तो करते आए हैं और उनको लगता है कि जनता को इसी बेवकूफ़ी के कामों में लगा दिया जाए और अपना उल्लू जो है वो सीधा कर दिया जाए। और लेकिन अब जो है जनता पूरे तौर पर देख रही है, उसके पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है राहुल गांधी का, जो हर मुद्दे पर बात करते हैं। ये कोई यहाँ पर राहुल गांधी का कोई पीआर नहीं हो रहा है, लेकिन जो सामने दिख रहा है एक पत्रकार के तौर पर, वो बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और सवाल यही है, मैं सुनीलम जी आपके पास आ रही हूँ लास्ट कमेंट के लिए, और उससे पहले राजशेखर जी, क्या ये कॉन्फिडेंस जो इंडिया के जो घटक दल हैं उनमें जो नजर आ रहा है राहुल गांधी को लेकर, जी ठीक है रविंद्र जी, जो उनमें नजर आ रहा है, क्या ये एनडीए के घटक दलों में भी क्या नजर आ रहा है राहुल गांधी को लेकर? क्या उनको भी लग रहा है कि राहुल गांधी अब एक कल्ट बन चुके हैं, अब वो एक ऐसी फिगर बन गए हैं जिसके बारे में अब देश और दुनिया बात कर रही है और वो जो कहते हैं अब उस पर यकीन होता है? लेकिन आप ये देखिए कि एसआईआर के दौरान, अभी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में भी, अभी तो फॉर्म तो नहीं है चुनाव, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने नुमाइंदों को भेजा, स्टालिन गए, मतलब तमाम लोग वहां पर गए एक एकजुटता दिखाने के लिए और अपना दमखम दिखाने के लिए। मेरा सवाल फिर वही कि क्या ये कॉन्फिडेंस जो इंडिया में है, क्या वो एनडीए में भी नजर आ रहा है और क्या ये कॉन्फिडेंस आने वाले उपचुनाव में दिखेगा? एसआईआर के मामले में राहुल गांधी ने, राष्ट्रपति के चुनाव में, जी राहुल गांधी जी एसआईआर का जो यात्रा की है, उससे जो है ना एनडीए के जो घटक दल है वो धीरे धीरे राहुल गांधी की ओर देखने लगे। जो भी असंतोष है, जो भी डिससैटिस्फाइड लीडर्स हैं, वो राहुल गांधी की ओर स्विच ओवर करने के मौके की तलाश में है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, हो सकता है कि कुमारस्वामी कर्नाटक के, जिनकी 2 सांसद है, और एआईएडीएम के जिनके पास 4 सांसद है राज्यसभा में, वो भी शायद स्विच ओवर कर लें, क्योंकि बीजेपी का जो छवि है वो तमिलनाडु में बहुत खराब है। तो एआईएडीएम के ऊपर एक दबाव सी बन सकती है जनता की ओर से कि आप वाइस प्रेसिडेंट के बीजेपी के कैंडिडेट को आप वोट ना दें। तो ऐसा कुछ दिखने को मिल गया है, क्योंकि कुमारस्वामी भी हट रहे हैं पीछे, एआईएडीएम के भी पीछे हट रही है, तो चंद्रबाबू नायडू पीछे हटने में हिचकिचाएंगे नहीं और उस विषय में एक सेकंड का भी टाइम जाया नहीं करेंगे। अगर उनको प्रधानमंत्री का पोस्ट का ऑफर दिया तो वो खुद जाकर 4-5 घटक दलों से समझौता करवाकर बाहर लाने में का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अगर उनको आश्वस्त किया जाए कि आप 1 साल या 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाइए, हमें मोदी और शाह का या बीजेपी का छुटकारा दिला दे, तो हम सहमत है कि आप
प्रधानमंत्री का पोस्ट भी ले ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा कोई आश्वासन राहुल गांधी जी या इंडिया घटक दलों से चंद्रबाबू नायडू को मिलता है तो वो स्वयं जाके एआईडीएमके और कुमार स्वामी से बात करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। जी, क्या जिस तरह का तानाशाही रवैया है सुनीलम जी, और जिस तरह का उनका रवैया रहा है, सबकी फाइलें, सबके घर ईडी पहुंच जाना, ये क्या इंडिया गठबंधन का वो डर निकल चुका है? और क्या अब आपको लगता है कि एनडीए का भी वो डर निकल रहा है कि ये तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, ये तो अब ऐसा कानून ला रहे हैं साम दाम दंड भेद करके, शायद इसको भी पास करा लें, हालांकि बहुत मुश्किल है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए आपको, और आप जिस तरह की फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें लग नहीं रहा कि उसको पास करा पाएंगे। मान लीजिए कि जिस तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं, तो अब तो उनको भी लग रहा है कि हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से किया जा सकता है, हमें भी तो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। बहुत संक्षेप में कि क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी, और अपना ही एक जो उसका चेहरा है वो लोगों के सामने बार बार दिखाती है, चाहे वो एसआईआर हो या भी ये वाला बिल हो? देखिए, एक बात जो रविंद्र जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया गठबंधन के अंदर उस तरीके का कभी यूनाइटेड फेस नहीं था, और जब यूनाइटेड फेस होता है तो लोगों का विश्वास होता है। वहां पर जो केमिस्ट्री दिखलाई दी कि राहुल गांधी जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जो है और अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, या कभी तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे हैं और जो है ऊपर हाथ वेव कर रहे हैं राहुल गांधी, या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो जो केमिस्ट्री लोगों के सामने आई है, और मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने एलाइज का जो कॉन्फिडेंस गेन करने का काम किया है, भाई क्या शिकायत हो सकती है? शिकायत ये हो सकती है कि आप बिग ब्रदर के तौर पर आप छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को ट्रीट करें। बहुत सारे जो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स और मैनेजर्स और तमाम सारे लोग हैं या सांसद हैं, वो इस तरीके की भाषा बोल देते हैं कि जिससे रीजनल पार्टीज को इस तरीके की गलतफहमी होती है। उस सबको उन्होंने अपने खुद के आचरण से उन गलतफहमियों को दूर करने का काम उन्होंने किया है, प्रैक्टिकली किया है, और 17 दिन रह करके वहां पर किया है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बुनियाद है जिसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ा है, और उसके साथ में जनता का ही देखिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है वो ये कहते थे, या गांधी जी इस बात को कहते थे कि जब आप कंफ्यूजन में हो और रास्ता ना सूझे तो आप जनता के बीच में आप जाइए, और आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को वो मिला है। और जनता का प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है, जनता का प्रेशर हर जगह पे काम करेगा। मुझे लगता है कि वो नीतीश के ऊपर भी काम करेगा, वो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी काम करेगा, और अभी जैसा पुष्पेन जी ने बोला वो धनखड़ जी के ऊपर भी काम कर सकता है। तो ये जो पूरा एक मौसम बदल रहा है, ये जो एक बात है कि ये बात सबको समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा जो है पॉलिटिक्स जो है वो करवट लेती हुई लोगों को दिखलाई पड़ रही है, और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर आ भी सकता है। और जितना भाई देखिए, अभी तो जो है सुदर्शन रेड्डी जी ने, जस्टिस साहब ने, उन्होंने चैलेंज कर दिया सामने वाले कैंडिडेट को। उन्होंने कहा भाई मुंह क्यों नहीं खोलते, बोलो तो सही, है ना? मतलब कोई कठपुतली थोड़ी चुनी जा रही है, उपराष्ट्रपति चुना जा रहा है, बोलो, डिबेट करो, है ना? जो इश्यूज के ऊपर तो लगातार जो है बोल रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीए का कैंडिडेट है उसके तो दही जाता, मुंह में दही जमा हुआ जिसे हम लोग कहते हैं, तो मौनी बाबा अभी से ही वो हो गए हैं, इतने ज्यादा वो दबाव के अंदर आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सांसदों को भी जो है बहुत कुछ सोचना की स्थिति आ सकती है, और जिसे कहते हैं कि आखिरी समय में जो है टेबल टर्न हो सकती है, नतीजे आश्चर्यजनक आ सकते हैं, क्योंकि जनता भी अपना काम कर रही है, आइडियोलॉजिकल लोग भी काम कर रहे हैं, लीडर्स भी अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया भी एक तरफा जो है वो उनकी जो है कैंडिडेट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के, उनकी बीन नहीं बजा रहा, जैसा कि अब तक मोदी जी अमित शाह की बजाता रहा है। ये भी एक पूरा का पूरा मसला है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत हैं, नतीजा आश्चर्यजनक निकल सकता है। जी।
बिल्कुल निकल सकता है और इसकी तमाम संभावनाएं जो है बन रही हैं। इतनी चर्चा कभी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नहीं हुई जितनी अभी हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन जो जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और एक तरह का जो एक डिससेटिस्फैक्शन है जो नजर आ रहा है कहीं ना एक कहीं चीज और एनडीए बोलूं, में एक और चीज बीजेपी में भी। जी एक चीज जी कुछ ऐड कर रहे हैं जी। हाँ, जी पुष्पेन जी। माफी चाहते हुए मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से चुनाव आयोग को भी चेतावनी देना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो जी कि इस चुनाव में भी आप लोग जो है, जो आपका वो मसीह गड़बड़ कर रहा था वहां पर चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर, और आप जो, क्योंकि बैलेट पेपर होता है इसके अंदर, और उसकी गिनती के दौरान कुछ विपक्ष की वोटों को कैंसिल करने का, उनको उनके ऊपर मार्किंग करने का या कोई और चालाकी करने का काम ना किया जाए। और इसकी वीडियो भी, वास्तव में गिनती की जो वीडियो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग इसकी होनी चाहिए जब गिनती होगी, तो उस वक्त के लिए भी जो है चौकस रहना पड़ेगा सारे विपक्ष के नेताओं के लिए भी मैं कह रहा हूँ, और देश की जनता के लिए। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है जब आपको पता है कि सामने आपका मुकाबला किससे है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी आपका, सुनीलम जी आपका और राजशेखर जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।